नमस्कार बच्चों आज हम पाठ 8 अर्थशास्त्र का परिचय में अर्थव्यवस्था के कार्य के बारे में जानकारी लेंगे। बच्चों, अर्थव्यवस्था के कार्य कितने होते हैं और इनकी आवश्यकता क्यों पड़ती है। इससे पहले आपको अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी दी गई थी कि अर्थव्यवस्था क्या है। बच्चों, अर्थव्यवस्था में मुख्य रूप से 5 कार्य होते हैं। कितने होते हैं? 5। आज हम उन 5 कार्यों के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, ये जो अर्थव्यवस्था के 5 कार्य हैं उनको हम एक तरह से देखें तो 5 पिलर्स के बारे में भी हम बोल सकते हैं कि ये जो 5 कार्य हैं वह अर्थव्यवस्था के अंतर्गत 5 पिलर अर्थात 5 पिलर्स 5 खंभों के रूप में कार्य करते हैं। बच्चों, यदि इसमें से कोई एक भी कार्य अर्थात पिलर्स कम हो जाए तो हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह डगमगा जाएगी। जैसे यदि हमारे शरीर से कोई एक अंग निकल जाता है तो हमारे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। उसी तरह से अर्थव्यवस्था के इन 5 कार्यों में से यदि एक भी कार्य निकल गया या काम नहीं कर रहा है तो हमारी अर्थव्यवस्था लड़खड़ा जाती है, उसका संतुलन असंतुलित हो जाता है। बच्चों, इन 5 पिलर्स पर ही हमारी अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। जैसे उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं, जैसे मकान बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? किनारों किनारों से दीवारों की आवश्यकता होती है, पिलर्स की आवश्यकता होती है। उसी तरह से अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए इन 5 कार्यों की आवश्यकता पड़ती है। 5 कार्यों में उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण और राजस्व। तो सबसे पहला कार्य क्या है? उत्पादन अर्थात उत्पादन करना। किसी भी वस्तु का उत्पादन हो सकता है। चलिए देखते हैं नंबर 1 उत्पादन क्या है। बच्चों, हमारा पहला पॉइंट है उत्पादन। बच्चों, ये जो उत्पादन है वह अर्थव्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बच्चों, यदि सोचिए कि अगर उत्पादन नहीं होगा तो क्या होगा? यदि उत्पादन नहीं हुआ तो हमारी अर्थव्यवस्था खत्म हो सकती है, खत्म हो जाएगी। अर्थव्यवस्था का अस्तित्व नहीं होगा। बच्चों, अर्थव्यवस्था में हमें कोई न कोई वस्तु बनानी पड़ती है, बनानी पड़ेगी। यदि हम वस्तु नहीं बना रहे हैं तो मनुष्य को वह वस्तु नहीं मिल सकती है। जैसे यदि हमें भोजन करना है, भोजन में हम अधिकतर क्या उपयोग में लाते हैं? चावल, दाल, गेहूं। यह हमारी आवश्यकता है। तो हमारी आवश्यकता को पूरा करने के लिए चावल, दाल और गेहूं का उत्पादन करना आवश्यक है। तभी यह उत्पादन, यह वस्तु मनुष्य को मिल सकती है। यदि हम वस्तु नहीं बना रहे हैं, वस्तु का उत्पादन नहीं कर रहे हैं तो मनुष्य को वो वस्तु नहीं मिल सकती है और जिससे मनुष्य अपने काम को करने के लिए सक्षम नहीं होगा। हमें काम करने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा। और ऊर्जा के लिए हम क्या करते हैं? भोजन ग्रहण करते हैं। तो जिन जिन भोजन का हम उपयोग करते हैं उनका पहले क्या होता है? उत्पादन किया जाता है। तो जब उत्पादन नहीं होगा तो हम अपने कार्य करने में सक्षम नहीं हो पाएंगे। मनुष्य जिंदा भी नहीं रह सकता है।
मनुष्य उत्पादन के बिना मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं उनको संतुष्ट करने के लिए किसी भी वस्तु का निर्माण किया जाता है। हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी न किसी वस्तु का निर्माण करना आवश्यक है और उसका निर्माण किया जाता है, उसका उत्पादन किया जाता है। उत्पादक केवल उत्पादन करने वाला जो उत्पादक होता है वह केवल कंपनियां ही नहीं होती हैं। उत्पादक एक किसान भी है और किसान पूरे विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक माना जाता है, क्योंकि हमें सबसे पहले कच्चे माल का उत्पादन करना होता है बच्चों। कच्चा गेहूं मिलेगा तब तो हम रोटी बना के खाएंगे ना। कच्चा चावल मिलेगा तो हम चावल को बॉयल करके खाएंगे, उबाल के खाएंगे। जैसे यदि हमें बिस्किट बनाना है तो बिस्किट बनाने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? मैदे की। मैदा किससे बनता है? गेहूं से। गेहूं का निर्माण कौन करता है? उत्पादन कौन करता है? किसान। ठीक है, तो सबसे पहले यदि हमें बिस्किट खाना है या बिस्किट बनाना है तो हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? गेहूं अर्थात कच्चे माल की। तो इन कच्चे माल का उत्पादन कौन करता है? किसान। तो किसान क्या हो गया? सबसे बड़ा उत्पादक हो गया। उसी तरह से कोई भी आप कच्चा माल ले सकते हैं। जैसे हमें वस्त्र पहनने हैं, उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ेगी? धागा। धागा किससे बनता है? कपास से। कपास का उत्पादन कौन करता है? किसान करता है। तो बच्चों, इस तरह से अर्थव्यवस्था का प्रथम जो पिलर्स है, जो खंभा है, वह क्या है? उत्पादन। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, उपभोग। बच्चों, उपभोग मतलब इस्तेमाल करना, काम में लेना या सेवन करना। उत्पादन से ही हमारी अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती, उसके लिए क्या करना होगा? उपभोग भी करना होगा। जैसे कोई भी चीज़ है, वस्त्र हो या अन्य आवश्यक वस्तुएं हो या रोटी हो, अगर हम उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, रोटी को ले लीजिए, यदि हम रोटी खा रहे हैं तभी हमारे घर में आटा खत्म होगा। जब हमारे घर में आटा खत्म होगा तो हम कहाँ जाएंगे? मार्केट में गेहूँ लेने। और मार्केट से गेहूँ जब हम मांगेंगे तो उसकी खपत क्या होगी? ज़्यादा होगी। और जब गेहूँ ज़्यादा बिकेगा तो जो गेहूँ बेचने वाले हैं वह कहाँ जाएंगे? किसान के पास। तो किसान क्या करेगा? गेहूँ का अधिक से अधिक उत्पादन करेगा। तो हमें अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए हमें उपभोग की भी आवश्यकता पड़ती है। उपभोग मतलब किसी भी चीज़ का सेवन करना या काम में लेना ही उपभोग कहलाता है। बच्चों, हम सभी क्या हैं? उपभोक्ता हैं, जो कि बाजार से वस्तुओं को खरीदते हैं और काम में लेते हैं। उपभोग के बिना भी हमारी जो अर्थव्यवस्था है वह टिक नहीं सकती है, क्योंकि यदि हम वस्तुओं का उपभोग या काम में नहीं ले रहे हैं तो कंपनियां जो हैं या उत्पादक जो हैं वह नए नए वस्तुओं का निर्माण नहीं करेंगे। जब हम वस्तुओं का उपभोग या काम में लेंगे, इस्तेमाल करेंगे, तभी कंपनियां जो हैं वह नई नई वस्तुओं का निर्माण करेंगी। उपभोग भी एक मजबूत पिलर का काम करता है बच्चों। जो काम करने वाली कंपनियां हैं वह तभी नई नई वस्तुओं का निर्माण करेंगी जब उनका अर्थव्यवस्था में उपभोग किया जाएगा। अर्थात हम नई नई वस्तुओं का इस्तेमाल करेंगे तभी और
जो कंपनियां हैं वह नई नई वस्तुओं का निर्माण अधिक से अधिक करेंगी। बच्चों, जब मांग बढ़ेगी तो सप्लाई होगी, और जब सप्लाई अधिक होगी तो उत्पादन अधिक किया जाएगा। उत्पादन कौन करेगा? उत्पादक। और मांग कौन करेगा? उपभोक्ता करेगा। अर्थात उत्पादन और उपभोग दोनों ही अर्थव्यवस्था के महत्वपूर्ण कार्य माने जाते हैं। तो उपभोग करना भी हमारे लिए क्या है? आवश्यक है। आगे बढ़ते बच्चों, नंबर 3 है आपका विनिमय। विनिमय क्या है? आदान प्रदान करना। जैसे गेहूं के बदले सेव लेना या सेव के बदले गेहूं लेना। विनिमय मतलब बच्चों इंग्लिश में अगर बोले तो एक्सचेंज करना। एक्सचेंज ऑफर जानते हैं ना आप? एक्सचेंज ऑफर इस समय बहुत चलता है, एक्सचेंज ऑफर। उसी तरह से एक्सचेंज करना, अपनी वस्तु देकर अपनी आवश्यकता की वस्तु प्राप्त करना या आवश्यकता की वस्तु देना। विनिमय का जो अर्थ है वह किसी वस्तु के बदले किसी दूसरी वस्तु का आदान प्रदान करना ही विनिमय या एक्सचेंज कहलाता है। जब हम किसी वस्तु के बदले दूसरी वस्तु देते या प्राप्त करते हैं तो वह विनिमय कार्य कहलाता है। बच्चों, पुराने समय में ऐसे ही विनिमय किया जाता था। वस्तु के बदले वस्तु को देते और लेते थे। जैसे आपने देखा होगा, देखा तो नहीं होगा, आपने सुना होगा कभी कि जब हम अधिकतर गांव में जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, हमारे घरों में आटा ख़त्म हो जाता था। पहले आटा जब ख़त्म हो जाता था तो हम क्या करते थे, पड़ोस से मांग लेते थे कि भाई हमारे घर में आटा नहीं, आटा दे दो, जब आटा आएगा तो हम दे देंगे। वह भी एक तरह से क्या है, विनिमय है। या सब्जी वाले आते थे तो हम अनाज को देते थे और सब्जी को लेते थे। तो इस तरह से वस्तु का आदान प्रदान होता था। या किसी के घर में गेहूं का आटा नहीं होता था, ज्वारी या बाजरी का आटा होता था। यदि मेहमान आ गए तो वह लोग क्या करते थे, ज्वारी का आटा दे करके गेहूं का आटा ले लेते थे। तो इस तरह से वस्तु का आदान प्रदान किया जाता था। जैसे इसी तरह से गेहूं के बदले चावल, आटा के बदले चना, बहुत सारे वस्तुओं का आदान प्रदान होता था। बच्चों, क्या अभी भी अर्थव्यवस्था में ऐसा होता है? हाँ, होता है, लेकिन पहले के जैसा नहीं होता है। जैसे कि आप इसके पहले बताया गया आपको एक्सचेंज ऑफर। जैसे आप मोबाइल के शोरूम में चले गए और आपने सुना होगा एक्सचेंज ऑफर। हम क्या करते हैं, अपनी पुरानी मोबाइल दे देते हैं और नई मोबाइल ले लेते हैं। जो पुरानी मोबाइल का जो मूल्य होता है वह नई मोबाइल में कट जाता है और जो अमाउंट बचा रहता है उसे हम जमा कर देते हैं। तो इस तरह से एक्सचेंज ऑफर हो जाता है, वस्तु के बदले वस्तु। पर यह पूरी तरह से विनिमय नहीं होता है। ऐसा बहुत कम देखने के लिए हमें मिलता है। आगे बढ़ते बच्चों, वितरण। वितरण करना मतलब बांटना, दूसरों को बांटना। जब हम बांटेंगे तभी वस्तुओं की खपत होगी। जब वस्तुओं की खपत होगी तो उत्पादन अधिक होगा। बच्चों, वितरण भी बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य करता है। जैसे आप क्या हैं, एक उत्पादक हैं, उत्पादन करने वाले हैं, और आपके पास क्या है, एक कंपनी है छोटी सी,
और आप प्रोडक्ट माल क्या है तैयार करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो आप क्या करेंगे? प्रोडक्ट जो बनाएंगे वो घर में रखेंगे क्या? नहीं। आप क्या करेंगे? आपको अब उस प्रोडक्ट को क्या करना है? बेचना है। और उस माल को बेचने से आपके पास पैसा आएगा, तो क्या आप पूरा पैसा अपने पास रखेंगे? आपने कंपनी में जो माल तैयार किया, अगर वो उस पैसे से आपके पास बहुत अधिक पैसा आया तो आप सारा पैसा अपने पास रखेंगे? सोचिए, नहीं, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे, पैसे पूरे अपने पास नहीं रख पाएंगे। जो आय अर्थात जो पैसा आपको प्राप्त हुआ है उस वस्तु के बेचने से, तो उस पैसे को आपको उत्पादन के साधनों में क्या होगा? बांटना पड़ेगा। क्योंकि जो आपने कंपनी बनाई है उस कंपनी में जो कार्य करने वाले लोग हैं, या वह कंपनी जिस भूमि पर खड़ी है उसका जो मैनेजर है, तो क्या होगा? उनमें बांटना पड़ेगा, हमें वितरण करना पड़ेगा। उत्पादन के साधनों में बांटना ही वितरण कहलाता है। वितरण क्या है? उत्पादन के जो साधन हैं उनमें बांटना ही वितरण कहलाता है। आपको जो इनकम प्राप्त हुई है वह आपने अकेले नहीं किया था। आपके जितने भी उत्पादन के साधन हैं सबको मिलकर आपने यह आय प्राप्त की है। जैसे भूमि, प्रबंधक, पूंजी, मजदूर और मालिक। भूमि के बिना हम किसी का भी उत्पादन नहीं कर सकते। गेहूं का उत्पादन करना है, भूमि चाहिए। चावल का उत्पादन करना है, भूमि चाहिए। कोई कंपनी खड़ी करनी है, उसके लिए भूमि पर चाहिए। वो तो आसमान में होगी नहीं, क्या हवा में तैरेगी? नहीं। कंपनी को खड़ा करने के लिए हमें किसकी आवश्यकता पड़ेगी? भूमि की आवश्यकता पड़ेगी। और जिस भूमि पर हमने कंपनी खड़ी की है उस भूमि का हमें टैक्स देना होगा, अर्थात लगान देनी होगी। तो हमने जितना आय प्राप्त किया था उसमें से हम क्या करेंगे? पहले तो भूमि का टैक्स देंगे, लगान भरेंगे। उसके बाद हम कहाँ जाएंगे? प्रबंधक के पास। प्रबंधक मतलब मैनेजर। किसी भी उत्पादन का जो मैनेजर होता है उसे हम क्या कहते हैं? प्रबंधक करते हैं। तो आपने जो इनकम कमाई है, जो पैसा आपने कमाया है, आपने क्या किया? भूमि को लगान दिया। फिर प्रबंधक को क्या दिया? वेतन देना पड़ेगा आपको, फ्री में तो रखेंगे नहीं ना। तो वह नौकरी कर रहा है आपके पास, तो उसको क्या देंगे? वेतन दिया जाएगा। फिर जो पूंजी आपने कमाई है उस पर आपको क्या मिलेगा? ब्याज मिलेगा। पूंजी पर ब्याज मिलेगा। पूंजी जमा करेंगे ना, फिर मजदूर को देना पड़ेगा। कंपनी में जो मजदूरी करने के लिए जो मजदूर रखे हैं, काम करने वालों को रखे हैं, तो उनको भी क्या देना पड़ेगा? काम करने के बदले उनको मजदूरी देनी पड़ेगी। फिर हम चलते हैं मालिक के पास। जो मालिक ने कंपनी खड़ा किया है उसको सबसे लास्ट में, सबसे पीछे लाभ मिलेगा। अगर कंपनी से अधिक पैसा मिला तो लाभ मिलेगा, नहीं तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मालिक को घाटा भी सहना पड़ता है। मालिक, यदि पैसा बचा तो मालिक को मिलेगा,
और मालिक को इसका लाभ प्राप्त होता है। तो बच्चों, जो हमने उत्पादन किया, कुछ लोगों ने उसका उपभोग किया, उसका विनिमय हुआ और धीरे धीरे हम वितरण पर आए। वितरण जो हमने कंपनी खड़ी की थी, उससे जो हमें पैसा मिला उसको हमने किस में बांटा? भूमि में। भूमि का लगान दिया, प्रबंधक को वेतन दिया, पूंजी जमा की तो उससे ब्याज मिला, मजदूर को हमने मजदूरी दी और अंत में जाकर जो मालिक था उसको लाभ प्राप्त हुआ। अंतिम पॉइंट है बच्चों राजस्व। राजस्व क्या है? गवर्नमेंट टैक्स। गवर्नमेंट को मिलने वाले टैक्स को ही हम क्या कहते हैं? राजस्व कहते हैं। अब ध्यान से सुनिए और देखिएगा बच्चों। आपने सुना होगा टैक्स भरा जाता है, इनकम टैक्स, है ना? तो वो सब कहाँ जाता है? सरकार के खाते में, गवर्नमेंट के खाते में जाता है। और उस टैक्स से जो पैसे आते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है? देश के विकास के लिए साधनों का निर्माण करती है कि हमारा जो देश है वह पीछे न रहे। तो गवर्नमेंट के को मिलने वाले टैक्स को ही हम राजस्व कहते हैं। देखिए, उत्पादन होगा तो उसका उपभोग किया जाएगा। उपभोग जब होगा तभी क्या होगा? विनिमय होगा, एक्सचेंज होगा ना, विनिमय होगा। और जब एक्सचेंज होगा तो उसका धीरे धीरे क्या होगा? वितरण होगा, बांटा जाएगा। तो उत्पादन होगा, उपभोग होगा, विनिमय होगा और वितरण होगा। इन सभी के साथ इनकम क्या होगी? अधिक बढ़ेगी। और जब इनकम अधिक बढ़ेगी तो हमारे इनकम पर क्या लगेगा? टैक्स लगेगा। और टैक्स लगेगा तो गवर्नमेंट के पास काफ़ी टैक्स आएगा, ज़्यादा अधिक टैक्स आएगा, पैसे अधिक आएंगे। तो गवर्नमेंट के पास इनकम में बढ़ोतरी होगी, पैसा अधिक होगा गवर्नमेंट के पास। और जब गवर्नमेंट के पास पैसा ज़्यादा आएगा और यदि ज़्यादा पैसा आएगा तो गवर्नमेंट क्या करेगी? उसे देश के विकास के कार्यों पर खर्च करेगी और देश विकास की ओर आगे बढ़ेगा। बच्चों, जिनकी इनकम ज़्यादा होती है, पेमेंट ज़्यादा होती है, वह सरकार को टैक्स देते हैं। और इसी तरह से जितने भी टैक्स से इनकम प्राप्त होती है उन पैसों से देश के विकास के लिए गवर्नमेंट खर्च करती है, नए नए साधनों का उत्पादन करती है, नए नए वस्तुओं का निर्माण करती है कि हमें किसी और के ऊपर निर्भर न रहना पड़े, जिससे क्या होगा? देश का विकास होगा, हम आत्मनिर्भर बनेंगे। जैसे गवर्नमेंट जो इनकम टैक्स आया उसको क्या करेगी? देश के विकास के कार्यों पर खर्च करेगी और देश विकास की ओर आगे बढ़ेगा, प्रगति करेगा। अपनी सुरक्षा के लिए अच्छे अच्छे हथियार खरीदेंगे जिससे हमारे ऊपर कोई आक्रमण न कर सके। और अच्छे अच्छे हथियार, नए नए वस्तुओं का निर्माण करना, अच्छी से अच्छी वस्तुओं का निर्माण करना, जिससे हम किसी बाहरी देशों से, बाहरी राष्ट्रों से वस्तुओं का आयात कम करें और अपने द्वारा बनाई गई वस्तुओं का उपयोग अधिक करें, जिससे क्या होगा? हमारे देश का पैसा जो है हमारे देश में ही रहेगा। इससे क्या होगा? हम और आगे बढ़ेंगे और हमारे देश का विकास होगा। इस प्रकार यदि हम देखें तो सब मिलाकर हमारी अर्थव्यवस्था क्या होगी? मजबूत होती जाएगी। तो बच्चों, इस प्रकार हमारे जो अर्थव्यवस्था के जो कार्य थे
वह घरों पर पिलर के जैसे काम करते हैं कि यदि इन 5 कार्यों में से एक भी कार्य अगर समय पर नहीं हो रहा है या सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो हमारी अर्थव्यवस्था डगमगा जाएगी। तो इन सबको सही तरीके से काम करने के लिए इन अर्थव्यवस्था को पूर्ण रूप से काम करने के लिए इन 5 कार्यों की आवश्यकता पड़ती है। तो इस तरह से बच्चों अर्थव्यवस्था के जो 5 कार्य हैं वो आपको बता दिए गए। ध्यान से पढ़िए और सुनिए।